हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है आवेश अग्रवाल जी की। तो भाई उन्होंने फिर से अपने शेयर्स बेच दिए। लगातार 3 दिन से वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। अब कंपनी ने बोला है भाई और नहीं करेंगे। 260 करोड़ के आसपास का इनका प्रमोटर का लोन था जिसको चुकाने के लिए इन्होंने शेयर बेचे हैं। बट सवाल ये है 260 का लोन चुकाने के लिए इन्होंने 335 करोड़ के शेयर्स बेच दिए, और वो भी उस टाइम पे जब ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अपने सबसे निचले स्तर पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहा है। और क्यों बेच रहा है? क्योंकि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ था कहीं और पे, और गिरवी से छुड़ाने के लिए वो अपने शेयर्स बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वाइब नहीं आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो भारत सेल बना रहे हैं इसकी वजह से चीजें ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई देगी। बट ये जो सिग्नल है ना, दिस सिग्नल मीन्स कि प्रमोटर को भी अपनी कंपनी में भरोसा नहीं है, या फिर प्रमोटर को अपनी कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं पे दिखाई दे रही है। अगर हम बीरा की बात करके चले तो इनके फाउंडर ने एग्री कर लिया है फाइनली स्टेप डाउन करने के लिए। बीरा देखा जाए तो इंडिया की पहली क्राफ्ट बियर ब्रांड है जो कि इस लेवल पे स्केल होती हुई दिखाई दी, जिसने इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड किया। बट कहीं ना कहीं कुछ गलत गलत स्टेप्स के साथ में कंपनी का बैंड बजता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल्स खराब हो रहे थे, उसके बाद कंपनी का नाम चेंज करने के चक्कर में कंपनी का बैंड बज गया। कंपनी के अंदर परिवारवाद के एलिगेशंस बहुत सारे थे। इसके चक्कर में ऐसा लग रहा था कि कंपनी बंद होती हुई दिखाई देगी। बट अब ये स्टेप डाउन कर रहे हैं, इन्वेस्टर की बात मान ली है, दिस मींस कंपनी बच जाएगी। तो इस न्यूज से हमारा एक एनालिसिस निकल सकता है कि अब इनको हटा के किसी और को लाएंगे इन्वेस्टर, और पैसा फ्यूज किया जाएगा ताकि कंपनी को बचाया जा सके। और जल्दी ही आप देखोगे कि कोई ना कोई कंपनी इसको एक्वायर करती हुई दिखाई देगी। एक्वायर की कोई न्यूज नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ जब इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि भाई अगर इस टाइप का हाल हो रहा है कंपनी का तो जितना जल्दी हो सकता है आनंद फानंद में बेच खाओ। अभी बीरा का ये हाल है, वो बिकेगी भी नहीं। तो अभी इन्वेस्टर पैसा डालेंगे, उसको उस लेवल पे लेके जाएंगे जहां पे बिक पाए, उसके बाद में उसको बेच देंगे। अंटर अनलेस कोई बहुत ही खतरनाक रिवाइवल स्ट्रेटेजी निकल के आ जाए, कंपनी एकदम बदल जाए, कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, जो मुझे लगता नहीं है। बाकी एल कैरेंटन की बात करके चले तो वो माइनॉरिटी स्टेक्स खरीद रहे हैं हल्दीराम्स के, और हल्दीराम भी भाई दबा के अपनी कैपिटल बेचे जा रहा है। अभी रिसेंटली ही $10 बिलियन पे उन्होंने 10% अपने स्टेक्स बेचे थे, फिर उसके बाद में 6% बेचते हुए दिखाई दिए थे। अब सुनने में आ रहा है और पैसा बेचा जाएगा। कितने रुपए में बेचा जाएगा, क्या होगा? कहा जा रहा है ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होने वाली है। और हल्दीराम कहीं ना कहीं अपने आप को डिल्यूट कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलती नहीं है भाई, क्योंकि इतना बड़ा स्टैब्लिश ब्रांड है। डिल्यूशन से प्रमोटर अपने घर पैसा लेके जा रहे हैं। प्रमोटर पैसा कमाए वो गलत नहीं होता है। भावेश अग्रवाल जी के केस के अंदर मैं बुरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का हाल इतना बुरा हो चुका है, यहाँ पर प्रमोटर घर लेके जाता है तो शक होता है। हल्दीराम अपने आप में एक स्टैब्लिश बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बहुत टाइम से चल रहा है। अब प्रमोटर्स अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो भाई वो $100 बिलियन रेस कर सकते हैं $750 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार स्पेस एक्स वर्सेज ओपन एआई चल रहा है। चाहे वो दोनों कंपनीज आपस में लिंक्ड नहीं है, पर कहीं ना कहीं एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के इंटरनल कलेश के चक्कर में ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक बड़ी कंपनी बना लूं जो कि सबसे बड़ी प्राइवेट स्टार्टअप होगी दुनिया की, और वो कह रहे हैं कि मैं बना लूं। अभी रिसेंटली ही इंटरनल राउंड के अंदर $500 बिलियन की वैल्यूएशन सेट करी गई थी, और अभी कुछ ही टाइम के अंदर ये $750 बिलियन पे पहुंच जाएगा। बाकी भाई वीडियो में देखने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी अगर कोर्सेरा की बात करके चले तो भाई उन्होंने यूडेमी को खरीद लिया है $2.5 बिलियन के अंदर, और ये ऑल स्टॉक डील है। इसका मतलब पैसा कोई किसी को नहीं दे रहा है, आप हमारे शेयर्स ले लो और इकट्ठे मर्ज हो जाते हैं। इन रिटर्न आपको हमारी कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। न्यूज आने के बाद में कोर्सेरा 6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, यूडेमी 18% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर वार्नर ब्रदर्स की बात करके चले हैं तो उन्होंने पैरामाउंट की डील को रिजेक्ट कर दिया है। $108.4 बिलियन का ऑफर रिजेक्ट किया गया है। उन्होंने बोला है कि भाई हमारे लिए जो नेटफ्लिक्स वाली डील है वो ज्यादा बेटर है, जहां पे $23.25 कैश की फॉर्म में आ रहे हैं और $4.5 नेटफ्लिक्स के शेयर की फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ पे वार्नर ब्रोस वालों ने एक चीज को क्लैरिफाई किया है। उन्होंने बोला है ये लग रहा है डील बहुत अच्छी है, बट ये डील एक इल्यूजन है। रीजन ये है कि ये टेंडर ऑफर है, बस ऑफर दिया गया है। ये कोई नॉन बाइंडिंग मर्जर एग्रीमेंट नहीं है कि भाई ये छोड़ के कोई नहीं जा सकता, ऐसा होगा वैसा होगा। ये बस हवा में तुक्के मारे जा रहे हैं शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर ये एग्री भी करते हैं तो ये डील कभी भी कैंसिल हो सकती है, और जो एक्सपायरी डेट रखी गई है 12 से 18 महीने के अंदर, इसके अंदर ये डील क्लोज भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रेगुलेटरी मेजर्स बहुत सारी चीजों के अंदर टाइम लगेगा। बाकी ग्रेट
लर्निंग की बात करके चले तो उनके फाउंडर्स अपनी कंपनी को बायबैक कर रहे हैं $200 मिलियन के अंदर बायजूस से। और ये भाई क्या मस्त चीज हो रही है पिछले कुछ टाइम से। ये हमने तो गुड ग्लैम ग्रुप के साथ भी देखा, जहां पर उनको बहुत दबा के फंडिंग मिल रही थी, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करी, उसके बाद में वही कंपनीज को फाउंडर्स ने दोबारा से खरीद लिया बहुत कम वैल्यूएशन के ऊपर। अगर हम ग्रेट लर्निंग की बात करके चले तो $600 मिलियन में 2021 के अंदर एक्वायर हुई थी ये कंपनी, और आज 150 से $200 मिलियन के अंदर ये बिक सकती है। बायजूस को पैसों की जरूरत है और जहां से एसेट्स बेच के पैसा इकट्ठा हो सकता है वहीं से कोशिश करी जा रही है। बाकी वीजा स्टार्टअप एटलस की बात करके चले तो वो $40 मिलियन रेज करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की मान के चले तो $200 मिलियन के आसपास की इनकी वैल्यूएशन हो सकती है। ये कंपनी वीजा प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करती है, जो कि आपका काम आसान कर देती है। रिजेक्शन रेट्स कम देखने को मिलते हैं इंडियन ट्रैवलर्स के इनके हिसाब से। बाकी पर्सनली मैं कहीं पे भी अभी तक ट्रैवल किया हूं तो मेरे को तो एजेंट्स ने वीजा का जुगाड़ करा के दिया है। इसके अलावा प्रोंटो की बात करके चले, जो कि 10 मिनट में होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो $100 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $25 मिलियन रेज कर रहे हैं भाई। अभी रिसेंटली स्नैपडील, जो कि इनके कॉम्पिटिटर है, उन्होंने $30 मिलियन रेज करे थे $180 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। प्रोंटो ने अभी अगस्त 2025 के अंदर ही $11 मिलियन रेज करे थे $45 मिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। और देखो भाई क्या हो रहा है, डबल वैल्यूएशन हो रही है 6-6 महीने के अंदर कंपनियों की। अभी के टाइम पे 7 सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं, डेली 6000 ऑर्डर्स को ये केटर करते हैं। सीरीज ए राउंड के अंदर 1000 से 2000 ऑर्डर्स को केटर कर रहे थे, मतलब एक्सपैंड भी किया है बहुत तेजी से इन्होंने। बाकी सुपर यू की बात करके चले, जो कि रणवीर सिंह का ब्रांड है, उन्होंने $7 मिलियन रेज करे हैं। इस राउंड के अंदर V3 वेंचर्स के अलावा रेन मैटर ग्रुप्स भी था। रेन मैटर मतलब जीरो था बैग्ड कंपनी हो चुकी है अभी ये। अब कंपनी की वैल्यूएशन 600 से 660 करोड़ के बीच में देखने को मिलेगी। 150 करोड़ के आसपास का इनका ARR है, जहां पे 1000 करोड़ के एनुअल टर्नओवर की ये बात कर रहे हैं आने वाले 5 सालों के अंदर। और नवंबर 2024 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई थी भाई, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। नवंबर 2024 के अंदर शुरू हुई, स्टार्टिंग में प्रोटीन वेफर्स के ऊपर काम किया, अब प्रोटीन पाउडर भी बेच रहे हैं। इसके अलावा बैटरी स्मार्ट की बात करके चले तो उन्होंने 100 मिलियन EV बैटरी स्वैप्स कर दिए। ये बहुत बड़ा नंबर है भाई, 100 मिलियन। पहली कंपनी है जिन्होंने इंडिया के अंदर ये चीज अचीव करी है। उनका कहना है 3.5 बिलियन क्लीन किलोमीटर्स ट्रेवल करे गए हैं जो इन्होंने बैटरी स्वैप करी है उसकी वजह से। अगर कोई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी निकल के आती है ना गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो वैल्यूएशन फटेगी ना, वो कोई नहीं सोच पाएगा। देख लेना, ये जो अभी हम देख रहे हैं ना 1-2 महीने के अंदर वैल्यूएशन बढ़ जाती है, ये एकदम ही 10x 20x भी हो सकती है कंपनी, क्योंकि इनके पास में बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया है। बाकी पेटेंट की बात करके चले तो RBI ने उनको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दे दिया है फिजिकल ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए, क्रॉस बॉर्डर पैसे लेने और देने के लिए। अभी नवंबर 2025 के अंदर इनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला था, अब ये भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अच्छी खबर है पेटीएम के लिए। बाकी सेवी की बात करके चले तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बुलाया कि भाई ये जो अनलॉफुल कंटेंट बनाया जा रहा है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। पिछले कुछ टाइम से हमको बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिले हैं जो इन्फ्लुएंसर्स है उनकी तरफ से। वो कोर्स के नाम पे टिप्स वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि भाई देखो मैंने पैसा कमा लिया ट्रेडिंग करके, और खुद लॉस कर रहे हैं। अभी अब्दुल साठे फंसे थे जहां पर 550 करोड़ के आसपास का एलिगेशन है। अश्मिता पटेल जो है 53 करोड़ के आसपास उनके पैसे सीज कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो सेबी की गाइडलाइन है ना, वो ये है कि आप एजुकेशन की फॉर्म में काम कर सकते हो कि भाई क्या है पढ़ाई, सिखा दो, समझा दो, बट आप टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर से सुना है जो कि टिप भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो भी उनकी वीडियो उड़ा दी जाती है। इसके अलावा सेवी की बात करके चले तो उन्होंने म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को कैप करने की बात करी है। तो एक नया बेस एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे बाकी सारी फीस जो होती है वो हमको अलग से दिखाई दिया करेगी। जो ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड वाले देते हैं ब्रोकर्स को, वो भी कम होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब जो ब्रोकर्स है उनका रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा, प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं सेबी रेगुलेशंस लेके आता है जहां पर वो ब्रोकर्स को दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये ना हो कि भाई कल को जैसे ONDC है या फिर UPI है, इसी टाइप का ये कोई और सिस्टम भी निकाल दे जो ब्रोकर्स को रिप्लेस करने लग जाए। डायरेक्टली BSE NSE से कनेक्टेड है और आप UPI से ही स्टॉक्स ले पा रहे हो और डायरेक्टली उसको NSDL ऑपरेट कर रहा है, कहीं है ऐसा कुछ ना कर दे, पूरा ब्रोकर का बिजनेस ही खा जाए। और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट ऐसा कर भी सकती है। बाकी भारत टैक्सी ऐप की बात करके चले तो दिल्ली के अंदर 1 जनवरी में लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। ये गवर्नमेंट ऐप है जो कि उबर ओला से कम्पीट करने वाली है। यहाँ पे 80% जो पैसा है वो ड्राइवर्स को दिया जाएगा। 56,000 ड्राइवर्स अभी रजिस्टर भी हो चुके हैं। बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर कोई सर्च फीस हमको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब जितना पैसा लगता है उतना पैसा ही लगेगा। बट भाई सवाल ये है ना, इस टाइम पे जैसे मैं उबर की बात करके चलूं तो वो तो अब SaaS मॉडल के ऊपर आ गया है कि भाई दिन के इतने रुपए दो और आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये एक्चुअली कम्पीट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट वाले?
और कहीं ना कहीं चाहे इन लोगों का सपोर्ट नंबर वगैरह नहीं होता बट फिर भी सेफ तो फील होता ही है इन कंपनी से साथ में। मुझे याद है ओला के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई थी, बहुत सदियों पहले की बात है। कंप्लेन डालने की जगह ही नहीं थी भाई, कंप्लेन डालूं कैसे, क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया। फिर मैंने यही सोचा कि भाई अपना ड्राइवर ही लेके जाओ और उसको कहो भाई वापसी गाड़ी लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंडियन रेलवेज की बात करके चले तो उन्होंने 1313 करोड़ रुपीस कमाए हैं एड से पिछले 5 सालों के अंदर। ये एक एडिशनल रेवेन्यू है जहां पर स्टेशन को, ट्रेन को और बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज है उसको मोनेटाइज कर रही है गवर्नमेंट। जो पैसेंजर और फ्रेट है उसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आता, उनको अच्छे प्राइस ऑफर करे जा सकते हैं और रेलवेज भी अपना रेवेन्यू बना पाती है। इसके अलावा एनवीडिया की बात करके चले तो उन्होंने गेमिंग जीपीयूज की प्रोडक्शन को कट करने का प्लान किया है 30 से 40% शॉर्टेज के चलते, क्योंकि मार्केट में शॉर्टेज चल रही है इसलिए वो और शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। देखो कहानी क्या हो रही है, इस टाइम पे सारी बड़ी कंपनीज को समझ में आ गया एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, तो सबके सब कहीं ना कहीं कट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बोले। एनवीडिया वालों को कहना है कि पीछे से हमारी सप्लाई कम हो गई है, जो फास्ट रैम वगैरह होती है, इस चक्कर में हम खतरनाक जीपीयूज नहीं बना पाएंगे गेमिंग पीसीज, पर एआई जो इसके ऊपर काम करेगी, हम जी एआई के ऊपर काम करेंगे क्योंकि एआई से एक बड़ा रेवेन्यू निकलता हुआ आएगा। इसके अलावा अगर प्लैटिनम की प्राइसेस की बात करके चले तो 18 ईयर में हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए दिखाई दिए हैं, 114% बढ़ते हुए दिखाई दिए इस साल के अंदर। इस टाइम पे ग्लोबल सप्लाई थोड़ी टाइट होती हुई दिखाई दे रही है, रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, एक्सपोर्ट लिमिट लगी हुई है, साउथ अफ्रीका के अंदर पावर का इशू चल रहा है, माइंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, इस चक्कर में प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भाई गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में लोगों को लगता है प्लैटिनम के भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। बाकी कल मार्केट की बात करके चले तो फ्लैटर ही दिखाई दिए, आईटी स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिए, इंडिगो को देखो ऑलमोस्ट 3% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है, बट ओवरऑल मार्केट फ्लैटर ही देखने को मिली है। करेंसी भी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।